शर्मा साहब, एक ऐसे अंतराल के बाद वापस प्रधान बनना, जबकि जम्मू कश्मीर में सरकार ही नहीं थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था। और आपने पहले भी एक ऐसा समय आप पार्टी के प्रधान रहे जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की और पीडीपी की सरकार थी। कितना अंतर है इन दोनों, आपके दोनों कार्यकाल में? ऐसा है कि अध्यक्ष होने के नाते मुझे पहले भी काम करने का मौका मिला और फिर लगभग 6 वर्ष के अंतराल में जब पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर माननीय रविंदर जी थे और उसके बाद एकाएक हम लोग जब विपक्ष में हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कोशिश की, हम लोग सत्ता में आए, 26% मत भी भारतीय जनता पार्टी ने लिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो हैं वो एक विपक्ष में हैं। विपक्ष के समय में हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमें कार्डर के साथ काम करना है, कार्डर को साथ लेकर चलना है, उनके बीच में जाना है, कार्यक्रम पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाना, पार्टी की बेस को आगे बढ़ाना, इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। और पहले भी हम लोगों ने काम किया, अभी भी हम लोगों ने काम किया। समय का बदलाव है, 6 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं ज्यादा बीजेपी से। लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं क्योंकि और एमएलए भी आपके बड़े हैं। पहले के समय में और आज के समय में ये ठीक है कि हम लोग उस वक्त सत्ता में थे, आज 29 सीटें हैं, उस वक्त 25 सीटें थी, लेकिन लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। और जब लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं तो फिर डेफिनेटली काम भी करना पड़ता है और कोशिश रहती है कि दिन लंबा हो ताकि सारे काम। आप सुबह दफ्तर जल्दी आ जाते हैं? मैं अर्ली बर्ड हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, 4 और 4:30 के बीच में उठ जाता हूँ सुबह। तो मेरे यहाँ दिन जो है लगभग 7 बजे ब्रेकफास्ट के बाद शुरू हो जाता है। अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखते हैं? बस वो योगा सैर थोड़ी जो पॉसिबल है हो जाती है, तो जितनी हो सकती है, बाकी दौड़ तो लगी रहती है सर। अच्छा, बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हैं, अब सामने कोई क्या बोलते हैं, पीछे से क्या, तो उनका पर एक चीज कहना है कि आप सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है और लोगों को अप्रोचेबल रहते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है ये अपने आप में। पिछले कार्यकाल में भी आप ऐसे थे या ये अब चेंज लाई? नहीं, पहले भी मैं अगर पहली बार चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज तक के इतिहास में कभी किसी ने जम्मू कश्मीर में इतने वोट नहीं ले लिए थे। वो कारण यही था कि लोगों के बीच में जाना, सोशल एक्टिविटीज में उनके भाग लेना, दुख सुख में उनके भाग लेना, ये कारण था कि लोगों को लगता था कि मैं अप्रोचेबल हूं। और आज भी मैं कॉमन मैन की तरह रहते हैं। बिल्कुल रहना ही चाहिए हमें। अब देश में तो नेता के तौर पर अगर माना जाए तो एक ही नेता है, क्या हम मान सकते हैं हम 3-4 नेता होंगे, प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी सारे लोग तो कार्यकर्ता हैं, कोई बड़ा कार्यकर्ता है, कोई छोटा कार्यकर्ता है। और ऐसे समय में हर कार्यकर्ताओं को दूसरा कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा एक ऐसा मानना है, इसी को लेकर मैंने कार्य शुरू किया है। मेरी पार्टी की बेस आगे बढ़े, विचारधारा बढ़ रही है, वोट बैंक हमारा बढ़ रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे माध्यम से अब हर जगह पर तो प्रधानमंत्री जी आ नहीं सकते, माननीय नड्डा जी आ नहीं सकते, होम मिनिस्टर साहब आ नहीं सकते। ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनके दुख सुख को सुनना, उनसे बातचीत करना और पार्टी के विचारधारा। अच्छा, एक और चीज है, रविंदर रैना जी बहुत वोकल थे, हर चीज पे रिएक्ट करना, बहुत सारा जो है मजाकिया कुछ भी बोल देते, कभी कोई गीत गा देना, भजन गा देना, मगर आप बहुत नबी तुली बात करते हैं। कारण स्वभाव, हर एक का अपना अपना स्वभाव है। अच्छा। और वो इस स्वभाव से काम करते थे, मेरा अपना है। ऐसा तो नहीं है कि सीए है तो बड़ी नपी तुली चीजों को? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, तो उनको सुनना मेरी प्राथमिकता है और सुनकर जितना कार्य अमल करने का है उस पर हम अमल करते हैं। उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर, ये वाली जो सरकार नई बनी है, करीबन 3 महीने हो चुके हैं, कैसा देख रहे हैं आप? बड़ा कम समय है अभी किसी के ऊपर टिप्पणी करने का, मैं कोई बेवजह टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो भी लोग चुनकर आते हैं, वो चाहे बीजेपी के हैं, चाहे वो एनसी के हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, खासतौर पर एनसी के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग सत्ता में हैं। बिल्कुल, वो चुनकर इसलिए आए हैं कि उनको लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए कि बेवजह से हम ऐसे रेजोल्यूशन असेंबली में ले आए जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, जो कोई तुक नहीं है।
सब जानते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड ये कोई रेजोल्यूशन नहीं था। ऐसे कामों के लिए लोगों ने वोट नहीं दिए। लोगों को चाहिए मेरी सड़क कैसे बनी है, लोगों को चाहिए गली कैसे बनेगी, लोगों को पानी की समस्या है, लोगों को बिजली की समस्या है, और खास तौर पर वहां पर जम्मू कश्मीर में तो शांति का माहौल बने, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। और मेरा मानना है प्रयास करके हम लोगों को उन्हीं एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग मेरा तो ये मानना है कि जब लोगों ने वोट दिए हैं तो लोगों को प्राथमिकता जो है वो दी जाए। उमर साहब ने जब 16 अक्टूबर को शपथ लिया था, आज करीबन 3 महीने तो हो चुके हैं, बदलाव देखने को बड़ा मिल रहा है आपको। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की तो बहुत तारीफ की उन्होंने कश्मीर में, थोड़ा सा नजदीक आ रहे हैं। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक स्वभाव है, हर एक के साथ मिलते हैं, हर एक के साथ बातचीत करते हैं। ये तो उन्हीं के देश में एक यूटी के मुख्यमंत्री हैं उमर साहब। पूरे विश्व भर में किसी देश में अगर वो चले जाते हैं, बहुत से देश ऐसे हैं उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि उनकी लोकप्रियता, किसी के साथ कारण ये है कि वैसा हो जाते हैं। वो विश्व के बारे में सोचते हैं। और भारतीय खास तौर पर अगर हम लोग बात करें जी, हर भारतीय जो है, हर हिंदुस्तानी जो है इस विश्व को अपना घर मानता है। नहीं, कहीं उमर साहब की नजदीकियां तो नहीं बढ़ रही? ऐसा है कि मैं इस विषय में ज्यादा जानता नहीं, ना मैं कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन देश के, जैसे मैंने कहा, उनका सम्मान अगर पूरे विश्व के देश कर रहे हैं तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सम्मान, और वो एक ऐसी शख्सियत है, उनके बारे में कोई अपशब्द कहता है तो वो उसी को लगता होगा, बाद में लोग उसी को कोसते होंगे। एक ऐसी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जो इस समय ऑपोजिशन में है और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, और बड़ी चीज ये है कि जम्मू कश्मीर में ये माना जाता है कि 3 ही लोग ज्यादा पावर में हैं, एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री, और तीसरा जो भी बीजेपी का प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि बीजेपी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला का बयान भी आ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस कोई बैठ के नहीं होती, कांग्रेस के साथ कोई नजदीकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मूड बदल भी सकता है और सत्ता भी बदल सकती है जम्मू कश्मीर में? देखिए, इंडी गठबंधन जब बना था तो वो ऐसे मसूदों के ऊपर गठबंधन बना था जिसका कोई सरोकार नहीं था। सरोकार यही था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। वो अपने मोटिव में सफल नहीं हो पाए। जब वो सफल नहीं हो पाए तो अब लोगों को भी लगता है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी क्या हालत बनी, उसके बाद हरियाणा में क्या हालत बनी, महाराष्ट्र में क्या हालत बनी, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद दिल्ली में क्या हालत बनने जा रही है जी। तो इस ऐसे समय में डूबते हुए जहाज में कौन बैठना चाहेगा? तो मतलब उम्र और बाहर आ सकते हैं ऐसा लगता है। मेरा ये कहना है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी बेस बनाने के लिए लोगों को संगठन में काम करना चाहिए। ये जो लोग अनचाहा गठबंधन, जिसे इंडी अलायंस हम लोग कहते हैं, नाम तो उन्होंने भारत का देने की कोशिश की, लेकिन सारी दुनिया उनको इंडी अलायंस के नाम से जो है वो जानती है। इंडिया पूरा नहीं हो पा रहा, होगा कभी नहीं, क्योंकि ये भारत जो है वो उन लोगों का भारत है जिन लोगों ने अपनी शहादतें देकर भारत को आज खड़ा किया है। उन लोगों का नहीं है जो आज भी देश के अहित में बात करते हैं। आज भी सोरस जैसे लोगों को आगे ले जाकर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति जो करने वाले लोग हैं वो कभी आगे नहीं जो है वो बढ़ पाए। अगर उमर अब्दुल्ला इंडी अलायंस जिसको आप कह रहे हैं उससे बाहर आ जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की ऑफर आपको देते हैं, तो क्या बीजेपी उस बारे में सोचेगी? ऐसा है कि ये तो माननीय अब्दुल्ला साहब भी बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर उनके बारे में उन्होंने अच्छे शब्द प्रधानमंत्री जी के बारे में कहे हैं तो विश्व में कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो उनके प्रति सम्मान नहीं रखता। वो तो तो ऐसे समय में आप खुद सोचिए कि इतनी सर्दी में लोगों को फायदा हो, वो टनल के ओपनिंग के लिए वहां पहुंच के, जिस दिन मैं भी वहां पर था, हालांकि मैं श्रीनगर में था, श्रीनगर में इतनी सर्दी थी, आप सोचिए सोनमर्ग में -20 में या माइनस जितनी भी उस वक्त रहा होगा, मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर उसकी ओपनिंग की। आप समझ सकते हैं। और ऐसे समय में, और मैं जब
मिला प्रधानमंत्री जी से, उनको हम लोगों ने वेलकम किया जी। तो जाती बार मैंने भी यही कहा कि आपके आने से ही यहाँ धूप खिली है। पिछले कई दिनों से मौसम खराब था, लेकिन उनके पांव रखते ही आने से बादल हट गए और धूप जो थी वो खिल गई। जम्मू कश्मीर में, और मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर उमर अब्दुल्ला बीजेपी को ऑफर करते हैं साथ आने में, खैर अभी स्पेकुलेशन है, ऐसा है कि इसका जवाब सोचा जा सकता है। इसका जवाब तो माननीय उमर अब्दुल्ला जी ही दे सकते हैं। अच्छा, उनका मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं। हम लोग एक विपक्ष के तौर पर, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, एक सशक्त विपक्ष के तौर पर। के लिए तो हम लोग का मौका मिला तो कौन छोड़ेगा। हम लोगों ने सशक्त उनको बता दिया। जिस दिन उन्होंने वो रेजोल्यूशन लाया, वहां असेंबली में हमारे लोगों ने बता दिया। सड़कों के ऊपर आम जनता जो थी उनके विरुद्ध खड़ी हो गई। तो कम से कम कुछ बातें तो ध्यान में आती हैं कि ये लोग सशक्त है और कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करना चाहते हैं। अच्छा, सत्ता के लिए तो चुनाव लड़ा गया था, सीधी सी बात है, बीजेपी को था कि सरकार बनानी है। कहाँ गलती रह गई, कुछ सीटें कम हो गई? ऐसा है कि आप ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन चुके थे उस समय, और आपका हालांकि प्रॉपर रोल तो नहीं होगा क्योंकि पीछे वाली मेहनत रविंद्र राणा जी की हो सकती है, मगर आप ऐसे टाइम पे आए थे जबकि बहुत क्रूशियल टाइम था, तो आपको अंदर की चीजें पता होगी कि कहाँ कमी कहाँ रह गई, या आपको लगता है कि 29 तक ही सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो चाहते थे कि सत्ता में रहें। कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लगभग हम लोग बड़े जिस जगह पर हम लोग पहुंचना चाहते थे उस जगह पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन बड़े कम भी नहीं थे। अगर हम लोग 33-34 एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से, जम्मू से, वो 29 पे हम लोग सिमटे। कुछ सीटें हम लोगों ने कम वोटों से हारी। कश्मीर में भी हम लोग 19 सीटों पर लड़े और 19 में हम लोग अच्छे नंबर से पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3 सीटों पे हम लोग नंबर 2 पे भी रहे और लगभग जीते जीते एक जगह पर रह गए, बहुत क्लोज रहे। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जिन्होंने ऐसा वातावरण कश्मीर में बना दिया। आज कश्मीर वाले लोग जो हैं वो दुखी मन से कह रहे हैं कि हम लोगों से गलती हुई, गलती मान रहे हैं अपनी। उस समय में हम लोग समझते थे कि 10-12 सीटें हम लोग कश्मीर से भी निकालेंगे। और आप दीपक जी मान लीजिए, आगामी आने वाले वक्त में जिस तरीके का एक वातावरण बना है, लोगों को आज लगा है क्या है कि दोनों खित्तों का विकास, पुरानी सरकारों में कश्मीर का विकास हुआ, आज की सरकार दोनों खित्तों का एक जैसा विकास कर रही है। लद्दाख को भी उनका पैसा जो जिनका हक है वो मिल रहा है। कश्मीर में विकास, जम्मू में विकास। मेरा मानना है कि एक अच्छे जम्मू कश्मीर की तरफ उससे कुछ कमी रह गई, क्या कारण रहा? इवन पहाड़ी स्टेटस भी दिया। ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने वहां भी एक इतिहास बनाया है जी। कभी समय था कि हम लोग 5वें, 6ठे, 4थे, 5वें, 7वें नंबर पे रहते थे। 7 लोग होते थे, हम 7वें नंबर पे रहते थे। इस बार कोई वहां की सीट ऐसी नहीं है जिसमें हम नंबर 2 पे नहीं थे। बड़े कम मार्जिन से हम लोगों ने राजौरी की सीट जो है हारी है। लेकिन वातावरण ऐसा बनाया गया कि बीजेपी क्या है, ये वातावरण, ये तो कुछ देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे लोग चुनाव लड़ते हैं उनको लगता है कि वो हार रहे हैं, तो वैसे कई लोग जो हैं वो हथकंडे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट में हम लोग कांग्रेस ज्यादा टक्कर में नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, जैसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है तो उनका वोट बैंक भी एक तरफ टिल्ट किया है, एक तरफ टिल्ट हुआ तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन मेरा यहाँ तक कहना है और जो मानना भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से काम किया, मेहनत से काम किया। अगर जम्मू कश्मीर की, कभी आप सोच सकते हैं कि ये लोग सत्ता में हमेशा रहे, हम लोग तो सत्ता में मात्र 3 साल रहे, बिल्कुल। वो लोग 26% मत नहीं ले सके, हम लोग 26% मत, कांग्रेस 12% मत ले। शर्मा साहब, अपनी पार्टी एआईपी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, चलो उनको तो आपने ओपनली सपोर्ट नहीं किया, अपनी पार्टी के साथ तो आप बीच में ओपनली सपोर्ट में भी आए, उनके लिए आप रैलियों में भी शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद की पार्टी, क्या इनके साथ मिलना बीजेपी को महंगा पड़ा, नुकसान हुआ? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ा था, 62 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। अगली बार हम लोग 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे। पहले भी किसी के साथ पहले भी किसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं था, लेकिन हमारी तैयारी सिर्फ उन 19 सीटों पर थी। ये नहीं है कि हम लोग किसी को, बाकी में कुछ सपोर्ट तो किया, किसी को समर्थन कर रहे थे या किसी को वो कर रहे थे। हमें लगता था कि हम लोग 19 पे ही लड़ पाएंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी और
भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ा था। आगे 90 सीटों पर हम लोग अपने बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में एक और भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद आए जम्मू कश्मीर में, पूरे चुनाव की रैलियां उन्होंने की। कश्मीर में उन्होंने तीनों परिवारों को खूब लताड़ा, अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवार को। मगर बावजूद इसके कश्मीर के लोगों ने फिर भी उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। पीडीपी को चलो ये नकार दिया, 3 सीटें मिली, कांग्रेस को भी 5 सीटें दे दी, तो आखिर कुल मिलाकर वोट उन्हीं को दिया गया। क्या कारण है? क्या कश्मीर के लोग वो प्रधानमंत्री की बात नहीं समझ पाए, या एक चीज है कि कहीं ना कहीं चाहे वो जितना मर्जी कह ले, जो ये परिवारों की सियासत है लोग उसको सपोर्ट करते हैं? परिवारों की सियासत को अगर सपोर्ट करते होते तो कांग्रेस 6 सीटों पर नहीं सिमटती। मगर एनसी तो परिवार को अगर सपोर्ट करते होते तो पीडीपी, उसमें माता जी भी लड़ी, उनकी बेटी भी लड़ी, वो 3 सीटों पे नहीं सिमटते। परिस्थितियां वहां की कुछ ऐसी बन गई। देखिए, कुछ पॉलिटिकल सेटअप में परिस्थितियां भी कुछ ऐसी होती हैं जो वातावरण को क्रिएट करती हैं, और वो परिस्थितियां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गई, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गई। ये ठीक है कि वो 23% मत लेकर भी सत्ता में है और हम लोग 26% के साथ भी हम लोग अपोजिशन में है। यही थोड़ा परिस्थितियों का फर्क है, लेकिन मेहनत हमारे कार्यकर्ता ने बहुत की, मेहनत हमारे संगठन ने भी की, मेहनत हमारे सभी नेताओं ने की। और मेरा तो ये मानना है कि जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना था तो हमारे पूर्व मंत्री जी यहाँ के इंचार्ज थे, माननीय राम माधव जी थे, तरुण जी थे, सह प्रभारी जी थे पार्टी के, और सीनियर लीडर्स भी जो समय समय पर यहाँ पर आते रहे। प्रधानमंत्री जी का तो आना हुआ ही हुआ। होम मिनिस्टर साहब ने एक दिन में 6 रैलीज की हैं। बिल्कुल मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। हम लोग सोचते थे कि सोते कम है, इतनी मेहनत की है हम लोगों ने। ये ठीक है, परिस्थितियां नहीं ऐसी अच्छी बन पाई, जिसके चलते हम लोग आंकड़ों की दृष्टि में अगर हम अगली बार आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लड़ेगी और आप लोग इसी प्लानिंग के साथ जो है वो तैयारी। ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में कोई एकनाथ शिंदे या कोई अजीत पवार निकल के आए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा है कि अभी इसके बारे में ना केंद्र की तरफ से कोई विचार है, ना हमारी तरफ से विचार है। हम लोग एक विपक्ष के रूप में, आप देखिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर भी बैठते हैं, और अब दिल्ली के चुनाव है, हमारे लगभग सारे विधायक दिल्ली में है, क्योंकि वहां पे चुनाव जीतना भी जरूरी है। आज वहां पर भी वातावरण बना हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार से उनका जाना हो रहा है। थोड़ा सा शर्मा साहब पीछे चले, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे जब पीडीपी के साथ सरकार थी, और आप बीच में 50 दिन मंत्री भी रहे जब सरकार में। महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का जो टेन्योर रहा, कैसे देखते हैं आप उसको? उसका बीजेपी को फायदा मिला या नुकसान हुआ? ये तो आप क्या बताइए थोड़ा। ये तो आप दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन जी। हम लोग 25 से 29 पर पहुंचे हैं जी, और वो लोग 28 से 3 पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है। तो मतलब मैं तो कोई ज्यादा जवाब नहीं देना चाहूंगा कि आपके साथ आने का पीडीपी को नुकसान हो गया मगर आपको फायदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, हम लोग कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, मेंबरशिप चल रही है हमारी, चुनाव भी होंगे, संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, मंडलों तक चुने जा चुके हैं लोग, जिले भी जल्द चुने जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष का भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अगर इस बार पीडीपी कोई 8-10 सीटें ले जाती तो शायद आपको सपोर्ट कर सकती थी। ऐसा है कि ये इफ्स एंड बट्स पे तो हम लोग नहीं चलते। हम लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की भूमिका में आप लोग हमें देखेंगे। सड़कों के ऊपर वो है तो मैं उनके साथ हूंगा। अगर असेंबली के बीच में होंगे तो एलओपी के तौर पर हमारे सुनील जी हैं और बाकी सारी टीम है, सब एक्सपीरियंस्ड हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्सपीरियंस्ड। हमारे पास सलाथिया साहब हैं, हमारे पास श्याम जी हैं, चंद्रपाल गंगा जी हैं, बीच में राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे, बीच में मनकोटिया जी हैं। ये जो वो लोग हैं जो पहले भी काम किया, जिन्होंने बहुत समय काम किया। मेरे बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, जिनमें शक्ति प्रयाग जी हैं जो मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर मनियाल हैं मंत्री रहे हैं, जो नई टीम भी है वो भी सशक्त टीम है। अच्छा, जनता सेटिस्फाई है आपके पास? तो लोग आते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल। दीपक जी, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम 12 घंटे लोगों को दूं, आम जनता को।
तो इसलिए आई स्टार्ट माई आपके विधायकों की रिपोर्ट बिल्कुल, वो बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, उनका मिलना जुलना हो रहा है। जहां कहीं जरूरत होती है हमारी पार्टी के माध्यम से, क्या है कि संगठन महामंत्री इसी सिस्टम के साथ पार्टी को आगे ले जाते हैं। लोगों के कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि अभी आप ही के विधायक, कई बार हमारी बात हुई, बहुत सारों के इंटरव्यू भी हमने किए, उन्होंने कहा कि यूटी में विधायकों की वो पावर नहीं है जो स्टेट में हुआ करती थी। वो फैक्ट भी है। तो स्टेटहुड को लेकर प्रधानमंत्री तो हालांकि इस बार भी बोल के गए कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला ने तो वहीं से स्टेज से उनको बोला और उन्होंने रिप्लाई भी किया कि हमने जो वादा किया पूरा करेंगे। कब तक होगा और कितना जरूरी मानते हैं आप स्टेट वापिस आना? ऐसा है कि यूटी में थोड़ा सा फर्क रहता होगा, क्योंकि मैं तो जितनी देर भी विधायक था, मंत्री था, मैं तो स्टेट में था। जी, ये ठीक है कि मुझे स्टेट में भी अध्यक्ष रहने का मौका मिला और यूटी में भी रहने का मौका मिला है। मुझे तो अपनी पावर्स में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा मुझे लगता है। तो जब एक इंडिविजुअल के लिए पावर्स में कोई फर्क नहीं है तो उनके पावर्स में भी कोई फर्क नहीं है। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर ऑरा। तो ये चीज आपको अपने विधायकों को थोड़ा बिल्कुल बात कहने में उन्होंने कहा होगा, कहीं उनकी पावर में फर्क नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा था कि एक एक विधायक ने 4-4, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के काम करने शुरू करवा दिए। सरकार ऊपर से पैसे भेज रही है, यहाँ पर पैसे लग रहे हैं। अभी नबार्ड की सड़कों में मैं देख रहा था लड़ाइयां ये लगी है कि आप एक 8 सड़कें ले गया, मुझे 6 मिली है, मुझे 7 मिली है। वो भी एक कंपटीशन है। मैं नेचुरली जहां से मैं चुनकर आया हूँ, मुझे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी प्राथमिकता देनी है, चाहे मैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखूंगा। लेकिन अपनी पर्सनल तो होती है। बिल्कुल, वो पर्सनल के तौर पर मैं देख रहा था कि कंपटीशन है हमने सब में। पावर्स में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरा एक मानना है, लेकिन लेट डाउन नहीं है, वो थोड़ी दिक्कत है। जल्द लेट डाउन हो जाएंगी तो ये नहीं किसी के साथ। जनरल परसेप्शन यही है कि पावरफुल तो बीजेपी ही है, क्योंकि केंद्र से सारी पावर आ रही है, होम मिनिस्ट्री से, और अमित शाह जी बैठे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पावर है, या फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट के पास पावर है। ऐसा आपने तो ये माना कि आपके पास पावर तो है। ऐसा होते हैं आपके ऐसा है कि मुख्यमंत्री होता है, वो काम कर उनको काम करना भी चाहिए, पर वो भी कह रहे हैं पावर नहीं है। मैं फिर अब मैं नहीं टिप्पणी दे सकता कि पावर क्यों नहीं है। हम लोग सत्ता में नहीं थे, ना केंद्र में थे, ना जम्मू कश्मीर में थे, तब भी तो हमारे काम होते थे, तब भी तो हम आप लोगों को सड़कों कराने आने चाहिए, तब भी तो हम आपको सड़कों के ऊपर दिखते थे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। आज 13 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप हो चुकी है, लोग जुड़े हैं 13 करोड़। फिर एम्प्लॉइज भी होंगे जो 5-7 करोड़ होंगे, जो पार्टी को चाहते होंगे लेकिन मेंबर नहीं बन सकते। आप सोचिए 20 करोड़ जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होंगे तो वो लोग तो काम करेंगे, वो तो लोगों के बीच में जाएंगे। मेरा ये मानना है कि लेट डाउन प्रिंसिपल्स नहीं है, यहाँ पास पैसे की कहाँ कमी है। ये जो अभी टनल का निर्माण हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री जी कितनी बार आएंगे, दोबारा आएंगे क्या? कभी निकलेंगे उस टनल से? बिल्कुल, वेरी रेयरली। कौन सा मंत्री यहाँ से निकलेगा, कौन सा आदमी बाहर से आएगा और यहाँ से निकलेगा? फायदा तो इसका फायदा तो जम्मू कश्मीर के लोग ही लेने वाले हैं। बिल्कुल, ये जो सड़कों का निर्माण हो रहा है आगामी आने वाले समय में, मुझे ध्यान है प्रधानमंत्री जी रामबन में आए थे, तो गडकरी जी ने कहा था कि 6 घंटे में हम लोग अमृतसर से कश्मीर पहुंचेंगे। तो हमें लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, आज वो सपना पूरा हो गया, पूरा हो रहा है। सबके बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो पावरफुल हैं, वहीं से सारा पावर हाउस चल रहा है, क्योंकि केंद्र के नुमाइंदे हैं। ये आप कह रहे हैं तो आपको पता होगा, हमें तो ये पता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हैं मुख्यमंत्री, तो कार्य करना चाहिए उनको, और कार्य कर भी रहे हैं। एलजी साहब के साथ कैसी है आपकी? मेरी तो हर एक के साथ अच्छी है। मैं किसी को क्या है कि किसी को इज्जत देना उसके स्टेटस स्टेचर के मुताबिक, और उसके भी बड़ी जो मुझे मेरे संगठन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक हूं, उसमें उम्र को बड़ी तरजीह दी गई है। अगर अपने से ज्यादा उम्र का कोई है लेकिन कम स्टेटस पे है, स्टेचर पे है, तो उसको भी इज्जत देना मेरा फर्ज है। नहीं, उम्र के हिसाब से तो अब उनको उम्र को तरजीह दे रहे हैं, मगर यहाँ उमर साहब को तरजीह नहीं मिल रही। मैं उमर साहब से कैसे मैंने कहा, मिलते हैं कभी? उमर अब्दुल्ला साहब मिले हैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद?
ज्यादा मुलाकात मैं कभी अभी करने के लिए हमारे एलओपी हैं, क्योंकि जब आप मंत्री थे, वो अपोजिशन के लीडर थे, तो तब भी आपकी एक दो बार असेंबली में किसी चीज पे नहीं नोक-झोंक हुई ऐसा थी, है कि तभी उसके बाद मुलाकातें हुई। नहीं ऐसा क्या है कि मैंने कहा कि उम्र के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। मिलना जुलना और हमारे भी आपस में बातचीत क्या है कि हमारी विचारधारा अलग है। अपनी विचारधारा अलग होने का मतलब ये है कि मुझे अपनी विचारधारा को प्रमोट करना है, मुझे अपना कैडर जो है वो बढ़ाना है, वो अपना काम करे। लेकिन जब हम एक दूसरे को मिले तो दुआ सलाम नमस्ते राम साथ दोस्ती बनी रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। लेकिन कभी ऐसा मौका आया नहीं, आएगा तो हम लोग मतलब एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट आपको लगता है कि ये सही समय है स्टेटहुड वापिस आने का? उचित समय देश के देखिए जहां हमारी दौड़ खत्म होती है वहां से देश के प्रधानमंत्री जी शुरुआत चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उन्होंने अगर कोई उचित समय के बारे में बयान दिया है और सोचा है कि उचित समय आएगा तो इनको स्टेटहुड दी जाएगी, तो लेट अस वेट फॉर दैट। और इस स्टेटहुड से आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं बहुत से तो ये कह रहे हैं कि यूटी बेटर है। मैं नहीं कहता यूटी बेटर है या गलत, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे रहन सहन में, मेरे खाने पीने में, मेरे चलने फिरने में कोई अड़चन कहीं है क्या? नहीं कोई ज्यादा कोई लोग, मुझे मेरी प्रदेश को जो केंद्र पैसे भेजता था उसमें कहीं कमी है क्या? आ रहे हैं पैसे, लोगों को डेवलपमेंट में लग रहे हैं। एम्स बड़ा है, यूटी के समय में तो बना है, शुरुआत स्टेट के समय में जो अवश्य हुई है, बना यूटी के समय में है। आप कभी IIT IIM में जाके देखिए मगर क्या वातावरण बना है। यहाँ के बिजनेसमैन का एक ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा एक अपना स्पेशल स्टेटस था, वो तो कम हुआ, अब हमें स्टेटहुड तो होनी चाहिए, कम से कम हमारे अपनी पावर यहाँ से चले, ये ना हो कि केंद्र से सिस्टम चले। ये एक लोगों का मानना है, ऐसा ये एक कंसेप्शन उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने उसके नाम पर चुनाव लड़ा था। जिन लोगों ने उनके नाम इस विषय के लेकर चुनाव नहीं लड़ा उन्हें नहीं फर्क पड़ता, जिन्होंने वोट दिए हैं उन्हें नहीं फर्क पड़ता। 99% 99% लोगों को नहीं फर्क पड़ने वाला और ना ही पड़ता है। ये कुछ लोग हैं। तो इसका मतलब है कि फिर कुछ देर भी लग जाए तो कोई ज्यादा ऐसा है कि दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब वो कहते हैं तो वो करते हैं, जब उन्होंने कहा है तो वो होगा, लेकिन होगा ये नहीं। लेट अस वेट, अनुकूल समय आने, लेट अस वेट। और आज हम लोगों को भी तो सीधे तरीके से चलना चाहिए। एक रेजोल्यूशन लेकर हम पहले ही दिन आ गए सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। दैट वाज नॉट ए गुड जेस्चर। अगर हम लोग चाहते हैं अब केंद्र से मांगना, बड़े नेताओं से मांगना, और वो भी ऐसे दयालु नेता जो पूरी विश्व को दे रहे हैं। कोरोना में आपने देखा, बिल्कुल हमारे यहाँ पर तो वो वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन बहुत सारी जगह देश थे, बिल्कुल लगभग कहते हैं कि 40 देश ऐसे थे जहां पर भेजी गई। तो ऐसे दयालु मुख्य प्रधानमंत्री जी से हम लोग हर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो होगा। अभी नेक्स्ट असेंबली सेशन शायद आएगा जनवरी के लास्ट में या फरवरी में। आपको लगता है अब असेंबली में कुछ बदलाव हुआ होगा, जिस तरह से थोड़ा सा मुख्यमंत्री थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं चीजों को लेकर, और जो पहले गलती, जैसे आप कह रहे हैं गलती कर चुके रेजोल्यूशन लाकर, अब शायद वैसा नहीं होगा? या लगता है ऐसा है कि असेंबली में तो विचारधाराओं की लड़ाई होती है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए विधायक लड़ते हैं। मैं भी लड़ा था, मैं भी होता था जब विधायक, तो मुझे भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हालांकि उस वक्त मैं अध्यक्ष भी था। आपको लगता है 370 की बात ऐसा है कि 370 के ऊपर अब ये लड़ाई नहीं होगी। कारण ये है कि अब समझ आ चुकी है, मेजॉरिटी लोगों को पता चल चुका है कि ये इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। जिन लोगों ने इसे हटाया था वो सत्ता में है, वही नेता है। तो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अभी ये जो है वो वापस आएगा। जो जमीन के नीचे जा चुका है वो वापस नहीं आने वाला। इससे बगैर ही हमें गुजारा करना है, और इसको लेकर हम लोग ज्यादा बोले भी ना, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आम जनता अब आज टीवी देखती है, हर एक के पास स्मार्टफोन है। अब हम सोचते हैं कि मैं किसी को बरकरार दूंगा, वो नहीं बरकरा सकता। मैं उसको उसके ध्यान में डालना ही पड़ेगा मुझे कि इसका नुकसान है, फायदा है। हर एक जानता है
इस 370-35A का फायदा सिर्फ 100 परिवारों को था जी। इसकी तय में कभी अगर प्रधानमंत्री जी कभी या होम मिनिस्टर साहब जाने की कोशिश करें, मेरा तो ये मानना है उन सारी चीजें आ जाएंगी कि कौन से 100 परिवार थे, कौन से 100 लोग लिस्ट थे भी बनी होगी। बिल्कुल जिन लोगों ने इसका फायदा लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसके बारे में सोचना मुझे नहीं लगता। आपकी पार्टी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही, मेरिट पे बात करने वाली पार्टी है, हर बार आप ये कहते हैं, और ऐसी बात नहीं, आप भी हमारे सामने बैठे हैं, आपके परिवार से भी कोई नेता नहीं था, आप खुद निकल कर आए, खुद बने, रविंदर जी थे आपसे पहले, वो भी खुद निकल कर आए, तो बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्री जी खुद भी। आपके 29 विधायकों में एक बहुत बड़ा चेहरा थे दविंदर सिंह राणा, वो चले गए दुनिया से, अनफॉर्चुनेट बहुत हुआ, मगर उनकी बेटी को टिकट देने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी परिवारवाद नहीं है, और सीधे आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उन्हें युवा मोर्चा का, हालांकि पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी अभी। और कहाँ तय हुआ है मुझे तो पता नहीं है कि मतलब नगरोटा में जिस तरह से वो जा रही है, फिर मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिरता था, मुझे चुनाव नहीं लड़ाया गया, वो तो पार्टी तय करती है, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जो है वो तय करता है, जिसमें चेयरमैन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये मेरा विषय तो है ही नहीं है, ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ। आपकी तरफ से बिल्कुल किया, तो आप पार्टी प्रेसिडेंट, बिल्कुल वो किया उनको किसी, देखिए क्या है कि कार्यकर्ता को बनाना जी, कार्यकर्ता को लाना पार्टी में, पार्टी के बीच में। अभी मैंने 3 और स्पोक्स पर्सन बनाए, उनके बारे में आपने चर्चा नहीं की। नहीं, भी हम अगला क्वेश्चन करना उनको मैंने 3 स्पोक्स पर्सन को बनाया जी। अब मैं क्यों बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा एक सिस्टम ऑफ वर्किंग अलग है। आई बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन। आप खुद कब बोलते हैं पर्सन्स के थ्रू बात जाए तो एक सिस्टम के साथ, ये मेरी पार्टी का सिस्टम है। जब मैं अध्यक्ष था, मेरे अध्यक्ष माननीय अभी आज के होम मिनिस्टर साहब थे माननीय अमित शाह जी, उन दिनों में मैं वही पार्टी अध्यक्ष, वो पार्टी अध्यक्ष थे। उनका सीधा कहना था कि अध्यक्ष को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और उसको जो जब बोलना है तो अपने भाषणों में बोले। मैंने उन्हीं की बात को, रविंदर जी ज्यादा बोलते थे। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने हर एक का अपना सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम से चलने वाला आदमी हूँ। जिस काम के लिए मेरे पास स्पोक्स पर्सन है जी, तो उनको कोई जंग थोड़े लगाना है। अच्छा, अब वही सवाल फिर करता हूँ, आपने बोला पूछा नहीं, जो 3 स्पोक्स पर्सन बनाए उनमें से एक कांग्रेस से अपनी पार्टी से होते हुए आए, दूसरे अपनी पार्टी एकजुट पार्टी में थे, तीसरे जनरल सेक्रेटरी थे, तो वहां से लाए। आपको लगता है कि वो अच्छे वक्ता हैं इसलिए बनाया गया, या कोई डेप्थ थी, या उनको कोई एडजस्ट करना था इसलिए बनाया गया? क्योंकि तीनों को आपने ऐसा है कि बना दिया। नई टीम अभी बनाई नहीं थी, बट जिस तरीके से तीनों की उपलब्धि है हमारे पास, बहुत अच्छे वक्ता हैं। कभी आप इनके साथ डिस्कशंस में बैठिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को ध्यान में आएगा। आप लोगों ने उनके इंडिविजुअली उनके साथ वार्तालाप भी किए होंगे, लेकिन ना मुझे लगा, अब मुझे एज ए और महामंत्री संगठन को लगा, हमने प्रभारी साहब से डिस्कस करने के बाद इस विषय को लिया। जहां तक बच्चों को जोड़ने का प्रश्न है, अभी अच्छा, आप एक और चीज, नए लोग, हाँ बिल्कुल, मैं वही पूछने वाला था कि आप युवाओं को, कुछ नए युवा हैं जिनको जोड़ रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, तो एक युवा बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी बनाने का प्रयास चल रहा है। ऐसा है कि अब पुराने बहुत से लोग हैं कि बहुत मौके नहीं, ये नहीं है कि हम लोगों ने पुरानों को छोड़ देना है, तो फिर ये मेरे को भी छोड़ देंगे। लेकिन आपको तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या है कि हमारी अभी क्या तय हुआ, जैसे हम लोगों ने मंडल अध्यक्षों के चुनाव थे, वो 25 से लेकर 25 वर्ष तक युवा, 25 से 35 तक वो, और उसके बाद 35 तक युवा हमारा रहेगा, 35 से लेकर 45 तक हमारे मंडल अध्यक्ष, 45 से 60 तक हमारे सिर्फ अध्यक्ष। ये अध्यक्ष के लिए, अच्छा सिर्फ अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष के नीचे वाली जो टीम है उनकी कोई भी उम्र हो सकती है, वो 20 साल का भी हो सकता है, वो 30 का भी हो सकता है, वो 60 का भी हो सकता है। लेकिन ये इसलिए रखा हम लोगों ने कि हर स्तर के कार्यकर्ताओं को समय मिलना चाहिए। और अब जिस तरीके से मातृशक्ति बढ़ रही है, बिल्कुल 1/3 हम लोग आगामी आने वाले समय में, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले चुनावों में ये होगा, तो वैसे ही मातृशक्ति को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। जिलों में भी, मंडलों में भी आपको ध्यान में आया होगा कि हम लोगों ने मातृशक्ति, एससी समाज के लोगों को भी उनका हक मिले, उसके लिए भी हम लोग, एसटी समाज को भी, ओबीसी को भी। पार्टी जो है सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है, और सभी को साथ लेकर चलना, ये हमारी प्राथमिकता है।
और उसी को लेकर राज्यसभा के लिए भी कुछ नामांकन होने हैं, उसके लिए तैयारी चल रही है, किसको कर रहे हैं? इसके बारे में कोई अभी चर्चा नहीं हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है दैट इज अ फाइनल। नॉमिनेटेड विधायकों का शर्मा साहब बीच में बहुत ज्यादा मसला बना था, दीपक जी क्या है कि वो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं था, अगर पार्टी का प्रेरोगेटिव होता तो हम लोग इस वक्त तक कर चुके होते। मगर बहुत शोर बचा, गवर्नमेंट ने भी कहा कि बीजेपी अपने लोगों को ला रही है। दिस इज टू बी डन बाय द ऑनरेबल एलजी साहब, और ऑनरेबल एलजी साहब अब वो इन्होंने कोर्ट में केस ले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो 5 फरवरी की शायद डेट पड़ी है, तो उसके बाद जो भी डिसीजन एलजी साहब लेंगे वो मान्य होगा, और जो भी उनकी तरफ से डिसीजन होगा, पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से कुछ अगर करना होता तो आज तक हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके सवाल कि प्रधानमंत्री जी खुद भी, बहुत सारे आपके केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, इवन जो आपके पिछले प्रधान है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर, अपने एक्स पर। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? अच्छा है सोशल मीडिया। मैं इस पर टिप्पणी देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया, पहले मीडिया था, अब सोशल मीडिया है, आईटी है, इसके माध्यम से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पा सकते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप खुद पर जब मैं कार्यकर्ता की बात करता हूं तो मुझे मेरा एक डिफरेंट वर्जन है, अपने काम मेरे अध्यक्षों का भी डिफरेंट वर्जन है। लोगों के बीच में जाना, अब मैं मीडिया के माध्यम से उनको अपनी शक्ल तो दिखा सकता हूँ, वो दिखनी भी चाहिए, मैं करता भी, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी जितनी दूर हो पाती है। लेकिन अपने कार्यकर्ता के पास जाना, अगर मैं फिजिकली मिलने पर उसके दुख सुख में जाना, वहां पर उसके साथ बैठना, उसके घर जाके चाय पीना, उसकी बातें सुनना, मुझे लगता है दैट कैरीज मोर वेट। मुझे मेरी अपनी परसेप्शन है, मेरा अपने, दिस इज माय परसेप्शन, ये ठीक नहीं है, हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन मुझे इससे लगता है कि अगर मैं लोगों के बीच में, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बढ़नी चाहिए भी, क्योंकि दक्ष होने के नाते, तो वो लोग हैं। सोशल मीडिया एक जरिया है, लेकिन जब आदमी, इंसान, क्योंकि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की थ्योरी पे चलते हैं, उसमें मानव ही जो है इस समाज का हिस्सा है, वही समाज को जोड़ता है, वही देश को जोड़ता है, वही विश्व को जोड़ता है। तो उसमें तो कभी ये मेंशन नहीं हुआ, और ये थ्योरी एंड तक चलेगी जी। ये मानववाद की जो थ्योरी है ये एंड तक चलेगी, और हम लोग इसका हिस्सा हैं। मैं उसमें बिलीव करता हूं, पर ये नहीं है कि मैं कहीं इसमें भी पीछे हूं। मेरे भी बड़े ज्यादा फॉलोअर नहीं होंगे, लेकिन अच्छे फॉलोअर हैं। तो मेरी भी जब अच्छी वो बीच में मौका मिलता है, अपना कुछ ना कुछ अपलोड खुद करते हैं या आपकी अलग टीम? मैं सुबह, मैंने कहा मैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4, तो 4 से लेकर, और देखते हैं सारे मैसेज, 4 से लेकर जो बीच में एक समय होता है आधा पौना घंटे का, जो मेरा वज्रासन पे मैं बैठता हूँ, तो उसमें फिर वो लोगों को जो गुड मॉर्निंग बोलने के जवाब जो है वो चले जाते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है, इतने ज्यादा लोगों के नाम थे, बड़े बड़े नेताओं के नाम थे कि पार्टी का अध्यक्ष अब बदलना है तो किसको लाया जाएगा, वापस पार्टी ने आप ही पे यकीन किया, आप ही को लाया, क्या खासियत थी आपने? पार्टी को अच्छा कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया है जी। अब ये पार्टी में जज करने वाले हमारे नेता हैं, उनकी जजमेंट के हिसाब से मैंने पहले भी काम किया है, आगे भी काम करता रहूंगा। मैं विचारधारा के साथ चलने वाला आदमी हूं। मेरी इच्छा तो विधायक बनने की थी, पार्टी ने नहीं मेरी इच्छा को रखा, कि उन्हें लगता होगा कि पिछली बार भी आपको मंत्री बनना था तो अध्यक्ष बनाया, इस बार विधायक बनना था तो अध्यक्ष बनाया, मतलब पार्टी को लगता है कि आप बेटर अध्यक्ष है। मुझे अगर पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है तो इस जिम्मेवारी को मैं आगे निभाऊंगा जी। मेरी प्राथमिकता यही है कि अगर मेरे समय में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी वोटों के हिसाब से भी बनेगी और सीटों के हिसाब से भी बनेगी, और अपने बलबूते के ऊपर हम लोग सरकार बनाएंगे। इफ्स एंड बट्स जो आपने अभी दीपक जी कहे कि कौन हमारे साथ था, मुझे तो मालूम नहीं है कौन हमारे साथ था, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता लड़ रहे थे, जी जान से लड़ रहे थे। एक जगह पर हम लोगों ने 6ठे राउंड तक लीड किया, अब 7वें 8वें में हम लोग हार गए, तो लेकिन ये चीजें अगर भगवान ने आशीर्वाद रखा, प्रधानमंत्री जी का साथ मिलता रहा, तो वो दिन आपको आएगा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर
जम्मू कश्मीर के जी। मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को शपथ दिलवाने के लिए जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है स्टेटहुड तभी आएगा। पता नहीं वो, बट उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास बनाए। बहुत धन्यवाद चलो साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए।